यूरोप के उद्योगों के बारे में अध्ययन करने के बाद आज हम यूरोप की जनसांख्यिकी स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। जनसांख्यिकी स्वरूप क्या होता है? किसी भी देश या महाद्वीप या प्रदेश का जनसांख्यिकी स्वरूप उस देश का प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, इसका क्या स्वरूप है, यह जनसंख्या या जनसांख्यिकी स्वरूप कहलाता है। हम यहाँ पर यूरोप की जनसांख्यिकी स्वरूप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यूरोप विश्व जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से यह विश्व का 15वां भाग रखता है, जबकि यहाँ की जनसंख्या वर्ष 2000 में 571 मिलियन अंकित की गई थी। इसमें रूस की जनसंख्या सम्मिलित नहीं थी। विश्व के महाद्वीप के संदर्भ में यूरोप की जनसंख्या निम्न तालिका से हम समझ सकते हैं, जो तालिका हमारे सामने मानचित्र में दिखाई गई है। इसके आधार पर यूरोप का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से एशिया और लैटिन अमेरिका के पश्चात तीसरा है। यहाँ 1965 और 2000 के मध्य वृद्धि की दर 29% सबसे कम अंकित की गई है, जो कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त कम है। यह वृद्धि दर इस तथ्य को प्रतिपादित करती है कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर रखा है। यूरोप के देशों की जनसंख्या वर्ष 2001 में तालिका 2 के अनुसार दी है। यूरोप में जनसंख्या का वितरण वहाँ का महाद्वीपीय धरातल, यहाँ की जलवायु, यहाँ का कृषि प्रदेश, यहाँ का औद्योगिक विकास के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूप में पाई जाती है। धरातलीय विस्तार की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या का औसत घनत्व किसी भी महाद्वीप से अधिक है। इस महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण बड़ा विषम है। कुछ भाग तो बिल्कुल जनसंख्या विहीन प्रदेश हैं, जबकि कुछ भागों में जनसंख्या घनत्व संसार में सबसे अधिक है। यूरोप की जनसंख्या के घनत्व का वितरण इस प्रकार है। सबसे पहले कम जनसंख्या वाला प्रदेश, लेस पॉपुलेशन रीजन्स। इनमें वे प्रदेश आते हैं जहां जनसंख्या का घनत्व 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। ये 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला भाग है टुंड्रा प्रदेश। यहाँ पर तापमान बहुत नीचे रहता है, अतः यहाँ पर मनुष्य के रहने योग्य परिस्थितियाँ नहीं होने के कारण फलस्वरूप यहाँ जनसंख्या का घनत्व माइनस या शून्य में माना जाता है। दूसरा जो कम जनसंख्या वाले प्रदेश में आता है पर्वतीय भाग। यूरोप के अधिकतर भाग पहाड़ी इलाके हैं जो बहुत ठंडे हैं और आर्द्र हैं और पहुंच के बाहर हैं। वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम मात्रा में मिलती है। यूरोप में ऐसे भाग स्कैंडिनेवियन पर्वत तथा ऊंची आल्प्स पर्वत, कार्पेथियन पर्वत, काकेशस पर्वत, इन भागों में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है। इन भागों की दशाएं मानव निवास के प्रतिकूल मानी जाती हैं। तीसरा इसी में दक्षिणी पूर्वी रूस। यह रूस के दक्षिणी पूर्वी भाग में आर्द्रता की कमी होने के कारण इस भाग में वर्षा प्राय नहीं के बराबर होती है। खनिजों की प्राप्ति नहीं होती है। सिंचाई के लिए जल संसाधनों की कमी है। अतः यहाँ न तो कृषि का विकास हुआ है और न ही औद्योगिक विकास हुआ है। अतः यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत न्यून मात्रा में पाई जाती है। इस तरह से कम जनसंख्या वाला प्रदेश के बाद में अब है दूसरा है एवरेज पॉपुलेशन रीजन्स, सघन जनसंख्या वाला प्रदेश। यूरोप महाद्वीप के वे भाग जहाँ कृषि की काफ़ी विकास हुआ हो या जहाँ पर भौगोलिक या औद्योगिक विकास हुआ हो, वहाँ पर काफ़ी मनुष्य रहते हैं, वह घनी जनसंख्या पाई जाती है। वे भाग जनसंख्या का औसत घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
निम्नलिखित हैं। वे क्षेत्र, पहला है दक्षिणी रूस में यूक्रेन की संकरी घाटी, जो पश्चिम में यूरोप के मैदान के दक्षिणी नोक से होकर उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम तक फैली है। यह प्रदेश कोयला कटिबंध के समीप है। यहाँ की जनसंख्या की सघनता का कारण औद्योगिक प्रदेशों का सबसे अधिक विकास और साथ ही साथ कृषि का विकास होना प्रमुख माना जाता है, जो कि मानचित्र में हम देख सकते हैं। दूसरी, सघन जनसंख्या की कटिबंध राइन नदी के मुहाने के दक्षिण से राइन घाटी तक, जो दक्षिण में उत्तरी स्विट्जरलैंड तक है, फैली है। इस भाग में राइन के महत्व के कारण अधिक आबादी है, क्योंकि राइन का व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है और राइन बेसिन में खेती का भी काफ़ी विकास हुआ है, अतः यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। तीसरा जो भाग है, सघन जनसंख्या का घनत्व अधिकतर उत्तरी इटली के मैदान, प्रायद्वीपीय इटली के फ्लोरेंस में, रोम, नेपिल्स के चारों ओर मिलता है। इस क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि औद्योगिक विकास के कारण और कृषि विकास के कारण सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अलावा उत्तरी लोम्बार्डी का मैदान यूरोप का प्रधान कृषि क्षेत्र है। नेपिल्स, रोम और फ्लोरेंस इटली के प्रमुख औद्योगिक केंद्र होने के कारण यहाँ पर सघन जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा पुर्तगाल के डोरा मैदान में, जो अपोर्टा के चारों तरफ है, वहाँ पर काफ़ी जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ अंगूर की खेती और गहरी कृषि का प्रचार होने के कारण, जिससे यहाँ पर काफ़ी लोगों का निवास करती हैं। पाँचवा है उत्तरी पूर्वी स्पेन में बार्सिलोना, जो एक प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है, वहाँ पर भी काफ़ी मनुष्य का जमाव पाया जाता है। छठा है रोन घाटी में डिजोन से दक्षिण तक बहुत मनुष्य निवास करते हैं। इस क्षेत्र में अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इस क्षेत्र में लियोन्स और मार्सेलेज औद्योगिक केंद्र हैं। इस तरह से यह सघन जनसंख्या वाला प्रदेश एवरेज। अब है सघनतम जनसंख्या वाले भाग, मोर पॉपुलेशन रीजन्स। यूरोप के कई क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व लगभग 208 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक पाए जाते हैं। ये क्षेत्र निम्नलिखित है, जो कि हम मानचित्र में भी देख सकते हैं। फ्रैंको बेल्जियम कोयला क्षेत्र, दूसरा है रूर घाटी क्षेत्र, तीसरा सैक्सोनी कोयला क्षेत्र, चौथा है दक्षिणी हॉलैंड का क्षेत्र, पांचवा है उत्तरी इटली के मैदान के कुछ भाग। उपरोक्त क्षेत्रों में से हॉलैंड के सिवा सब में महान औद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप जनसंख्या का घनत्व अधिक हुआ है। यूरोप के समस्त नगरों में औद्योगिक प्रगति के कारण थोड़े थोड़े क्षेत्रफल में ही विशाल जनसंख्या का निवास पाया जाता है। वो नगर प्रमुख रूप से वियना, पेरिस, हैम्बर्ग, नेपिल्स, ज्यूरिच, बार्सिलोना, लियोन्स और मार्सेलेज आदि नगर उदाहरण के लिए उपयुक्त हैं। यूरोप महाद्वीप में हॉलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड में जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। इसका कारण है यहाँ पर उद्योग धंधों के क्षेत्रों का पास में होना, वैज्ञानिक कृषि का प्रचार होने के कारण हॉलैंड में जनाधिक्य के लिए उत्तरदायी यहाँ की महान उपजाऊ भूमि है, जो कि दूसरे इस देश में कृषि क्षेत्र विस्तृत है अथवा देश के अधिकांश क्षेत्रफल में कृषि की जाती है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व सबसे सघन पाया जाता है। यूरोप की जनसंख्या के वितरण में भिन्नता के लिए भी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी हैं। यहाँ की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारण स्थिति, यहाँ की जलवायु, यहाँ की भूमि की बनावट, यहाँ की जल की पूर्ति, मिट्टी का उपजाऊपन, खनिज एवं शक्ति के साधनों की उपलब्धता यूरोप की जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करती है। उच्च अक्षांशों की शीत जलवायु के कारण आइसलैंड तथा स्कैंडिनेविया के देशों के उत्तरी प्रदेश में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, जबकि पश्चिमी यूरोप एवं दक्षिणी यूरोप की जलवायु मानवीय निवास के लिए अधिक उपयुक्त होने के कारण अधिक जनसंख्या का जमाव इसी प्रदेश में पाया जाता है। इसी प्रकार उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर आल्प्स के क्षेत्र में जनसंख्या का कम निवास है। खनिजों में ने यूरोप
में जनसंख्या के केंद्रीकरण में योग दिया है। विशेषकर कोयला तथा लोहा उत्पादक क्षेत्र में औद्योगिकरण अधिक होने से अधिक जनसंख्या का जमाव होता है। सांस्कृतिक कारकों में आर्थिक उन्नति की अवस्था, तकनीकी प्रगति का स्तर तथा सामाजिक और राजनीतिक कारकों ने भी जनसंख्या का वितरण को प्रभावित किया है। यूरोप की जनसंख्या इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के तट पर अधिक घनी है तथा फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम और हॉलैंड और राइन नदी की घाटी में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी, उत्तरी चेकोस्लोवाकिया, दक्षिणी पोलैंड और यूक्रेन में भी जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक है। रूस में जनसंख्या का घनत्व लेनिनग्राड, ओडेसा और टोमस्क के बीच त्रिभुजा क्षेत्र में काफ़ी है। यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या अन्य महाद्वीपों से अधिक घनी होने के विशेष कारण है। जो प्रमुख कारण है, यूरोप के कुछ अति शीत प्रदेश को छोड़कर जलवायु कृषि मानव निवास के लिए बहुत काफ़ी अच्छी पाई जाती है। यहाँ पर कृषि योग्य व उपजाऊ मिट्टी काफ़ी है, इसलिए भी यहाँ पर दूसरी बात खनिज पदार्थों की बहुलता तथा परिवहन का भी काफ़ी विकास होने के कारण जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। यूरोप की जनसंख्या के विकास में शायद सबसे अधिक सहायक यहाँ की आर्थिक स्रोतों का अधिकतम शोषण, यहाँ के औद्योगिक विकास ने भी जनसंख्या के केंद्रीकरण का योग दिया है। अब है नगरीकरण। नगरीकरण यूरोप की जनसंख्या की एक प्रमुख प्रवृत्ति है नगरीकरण, अर्थात नगरों की संख्या अथवा नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि होना। इस प्रवृत्ति का मूल कारण अर्थव्यवस्था में बदलाव का आना, अर्थात कृषि के स्थान पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उद्भव होने से गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का प्रवाह सबसे अधिक हुआ है। नगरों में उद्योग, व्यापार, परिवहन व अन्य गतिविधियों ने नियोजन के अत्यधिक अवसर उत्पन्न किए हैं। इसी कारण से यद्यपि संपूर्ण विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्ति का जन्म हुआ है, किंतु यूरोप में ये प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक रही, क्योंकि यहाँ से औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात भी हुआ है। आज यूरोप की लगभग 73% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इस तरह से विश्व में 18वीं शताब्दी के अंत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 21 थी। ये सभी नगर यूरोप में थे। यहाँ नगरों का विकास मध्य युग में हो गया था, परंतु आज औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण की प्रवृत्ति और भी तीव्र हो गई है। इस समय लंदन और पेरिस ऐसे नगर हैं जहाँ की जनसंख्या 7.5 लाख के लगभग थी। 1 लाख से 2 लाख की जनसंख्या वाले 5 नगर एम्स्टर्डम, वियना, नेपल्स, पालोरिया, रोम थे। अन्य यूरोपीय नगर छोटे थे। आज यूरोप के औद्योगिक क्रांति ने नगरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि की है। इंग्लैंड में 1881 से लगाकर 1936 के मध्य नगरीय जनसंख्या 40 लाख से बढ़कर लगभग 3,70 लाख पहुंच गई। इसी तरह से यूरोप के प्रमुख नगरों में लंदन, पेरिस, रोम, स्टॉकहोम, वेनिस, वियना, ओस्लो, मैड्रिड, मैनचेस्टर, मार्सेलेज, लियोन्स, लिस्बन, लिवरपूल, हल, हैम्बर्ग, जेनेवा, ग्लासगो, एडिनबर्ग, कोपेनहेगन, बेलग्रेड, बेलफास्ट, बर्लिन, बॉन, बुडापेस्ट, एथेंस, ब्रुसेल्स, बर्मिंघम, बार्सिलोना, सोफिया, प्राग, हेलसिंकी, डब्लिन, एम्स्टर्डम और मॉस्को, तालिन, तिब्बत, कीव, बाकू, मिन्स्क आदि हैं, जो कि यूरोप की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को यहाँ के नगर ही नियंत्रित हैं एवं निर्धारित करते हैं। इस तरह से यूरोप की जनसंख्या का अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।